हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और न्यू बैच को बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है इस चैनल पर, जो कि ये वीडियो पहली बार देखने वाले हैं। और इंशाल्लाह अगर ये वाली वीडियो आप देख लेते हैं तो इंशाल्लाह बाकी तमाम वीडियोस भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो ये पहला लेक्चर है जो कि आज के दिन शुरू किया जा रहा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन तौर पर समझ आएगा, क्योंकि यहाँ जो हमने स्लाइड्स बनाई है उन स्लाइड्स के अंदर हमने बुक की लाइन्स को भी कवर किया है। दूसरा, हमने यहाँ पर तस्वीरों को भी ऐड किया है जो कि आपकी लर्निंग को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बेहतर बनाएंगी। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ बुक में मेंशन नहीं की गई वो ये है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन, जो कि ज़रूरी थी और शुरू के अंदर ही देनी चाहिए थी। अगर हम लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो जहन में रखिएगा, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें कहा जाता है जिनमें कार्बन मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर आपको C6H12 और O6 नज़र आता है, क्योंकि इसमें ये कार्बन मौजूद है। तो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो बायो मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे उन सभी में आपको कार्बन नज़र आएगा, तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और दूसरा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तभी इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये वाले मॉलिक्यूल्स हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी है ये मॉलिक्यूल्स? क्योंकि ये हमारे सेल्स को बना रहे हैं, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को, हमारे अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं और हमें एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे सेल को बना रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की 4 किस्में हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देने का काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी जिसका नाम बहुत ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं वो होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, उसके अलावा इनके अंदर हमें सुक्रोज भी नज़र आएगा, स्टार्च नज़र आएगा, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। तो ये वाले कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे, आगे तफसील से इनको डिस्कस किया जाएगा। अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाते हैं, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं। ये हमारे पास एंजाइम्स के तौर पर भी काम करते हैं, रिएक्शंस को तेज़ करते हैं। ये हार्मोन्स के तौर पर, केमिकल मैसेजेस के तौर पर भी काम करते हैं और हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को बनाने का भी काम करते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम की जो है एग्जांपल दी गई है कि किस तरह से वो एक रिएक्शन करवा रहा है। एंजाइम की एक जगह है एक्टिव साइट जहाँ पर मॉलिक्यूल आकर के एंजाइम के साथ जुड़ेगा। वैसे तस्वीरों के अंदर के जो है सोर्सेज दिए जा रहे हैं, जैसे कि अनाज वगैरह हो गया, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट्स हासिल हो रहे हैं। प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो फिश हो गया, मीट हो गया और एग्स हो गए और सोयाबीन वगैरह हो गए, वहाँ से ये हासिल हो रहे हैं। और अगर हम लोग कामों के हिसाब से प्रोटीन की एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे तो ये एंजाइम हो सकते हैं, जिससे पेप्सिन होता है वो प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि जरासीमों से लड़ने का काम करते हैं। केराटिन प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन में मौजूद होता है, हमारे हेयर में मौजूद होता है। और अगर हम लोग जानवरों के सींग देखते हैं तो वो भी केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन वो कोलेजन होता है। हमारे शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन इंसुलिन, वो भी प्रोटीन। इसी तरह से मसल्स में एक्टिन और मायोसिन पाए जाते हैं, तो वो भी प्रोटीन होते हैं। लिपिड्स की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म एनर्जी को स्टोर करते हैं। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी उस ग्लूकोज को फैट में तब्दील कर देती है। और इसी तरह से अगर हम लोग फैट वाली चीज़ों को भी खाएंगे तो लाजिम बात है वो भी हमारी बॉडी में स्टोर होंगी। तो फैट्स लॉन्ग टर्म एनर्जी को स्टोर करते हैं। जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की कमी होगी तो हमारी बॉडी ग्लूकोज के बजाय अब एनर्जी हासिल करने के लिए फैट्स को भी ब्रेक डाउन कर सकती है। उसके अलावा ये इंसुलेट करते हैं, जितना ज़्यादा फैट होगा उतनी ज़्यादा गर्मी बॉडी के बाहर नहीं जा पाएगी। उसके अलावा लिपिड्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। लीफ के ऊपर मौजूद होते हैं लिपिड के बने स्ट्रक्चर जिन्हें हम वैक्सेस कह रहे होते हैं, जो पानी लॉस से बचा रहे होते हैं। उसके अलावा फ्रूट्स के ऊपर भी कवरिंग वो लिपिड्स की बनी होती है। उसके अलावा जानवरों के ऊपर जो फर फीदर होते हैं वो भी लिपिड्स के ही बने होते हैं। और उसके अलावा लिपिड्स जो है सेल को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा होता है। अब यहाँ इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई ट्राइग्लाइसराइड, जिसके अंदर फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं। तो फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं, वैक्सेस आ जाते हैं, फास्फोलिपिड्स आ जाते हैं। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो कि स्टीरॉइड्स के अंदर आ जाता है।
तो ये कुछ लिपिड्स की एग्जांपल हो गई। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कर रहा होता है। डीएनए के पास हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और इसी तरह से आरएनए जो होता है वो फिर प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ से ही इन्फॉर्मेशन निकलेगी जिससे फिर प्रोटीन बनाया जाएगा। जो आरएनए होता है वो दरअसल डीएनए में से ही बनता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, ये करेंसी ऑफ एनर्जी होता है। ग्लूकोज टूटता है तो एटीपी बनता है और एटीपी फिर टूट करके एनर्जी बनती है। तो ग्लूकोज टूटने से जो एनर्जी निकलेगी वो एटीपी को बनाने में यूज़ होगी और एटीपी पड़े रहेंगी बॉडी में। जब जब एनर्जी की ज़रूरत होगी एटीपी टूटता जाएगा। इसी तरह से कुछ और मॉलिक्यूल्स भी हैं जैसे गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर फिर समरी की बात करें तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही एनर्जी का जरिया होते हैं। फिर बॉडी की रिपेयरिंग की बात करें और बॉडी को बनाने के हवाले से बात करें तो प्रोटीन और लिपिड्स ये दोनों ही सेल्स को बनाने का काम कर रहे होते हैं। प्रोसेसेस के कंट्रोल करने के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स जो होते हैं और हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाने वाला ये न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि हमारा डीएनए होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। बायोकेमिस्ट्री दरअसल इन्हीं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी का नाम होता है। जो हमारे पास 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया और न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो जब इन्हीं को स्टडी किया जाएगा तो ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। बायोकेमिस्ट्री के बारे में मज़ीद लिखा हुआ है कि ये बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करती है, यानी कि हमें बताती है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो बुनियाद बने हुए हैं, हमारा सेल कौन से केमिकल्स का बना हुआ है, यह हमें बायोकेमिस्ट्री में मालूम पड़ता है। तो बायोकेमिस्ट्री केमिकल सब्सटेंसेस को जो हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं उनके बारे में बताएगी और उसके अलावा कैसे केमिकल्स बनते हैं, कैसे वो रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें चीज़ें बनेंगी टूटेंगी, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में भी ये हमें बता रही होती है। मज़े लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, क्योंकि ये बता रही है कि किस तरह से मॉलिक्यूलर लेवल पे छोटे से केमिकल्स की बेस पर हमारी बॉडी में काम हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर तमाम वही लाइन्स है जो बुक में दी गई हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ लाइन्स बयान की गई थी, लेकिन हमने यहाँ पर उन लाइन्स को तस्वीरों में तब्दील किया है ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो सके, बहुत आसानी के साथ आप ये तमाम चीज़ें समझ सकें। यहाँ पर आप देखेंगे वही लाइन लिखी हुई है कि बायोकेमिस्ट्री उन तमाम प्रोसेसेस के बारे में बता रही होती है जो कि जानदार के अंदर हो रहे होते हैं, जैसे कि चीज़ों का बनना, फॉर्मेशन होना, कंस्ट्रक्शन होना बॉडी के स्ट्रक्चर्स का, या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना। डीएनए में से इन्फॉर्मेशन निकलेगी और उसमें से प्रोटीन वगैरह बनाए जाएंगे। तो लिखा हुआ फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में से इन्फॉर्मेशन निकलेगी और न्यूक्लियस में से जो इन्फॉर्मेशन निकलेगी दरअसल डीएनए में से वो इन्फॉर्मेशन निकलेगी आरएनए के ज़रिए से, और फिर उसमें से प्रोटीन जो है, एंजाइम्स जो है वो बनाए जाएंगे। अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात करें तो दरअसल प्रोटीन होते हैं जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं और मजबूती देने का काम वो मिनरल्स कर रहे होते हैं। और अगर हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखें तो लिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह से सेल का स्ट्रक्चर जो है वो भी बन रहा होता है और जितना भी हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर बनेगा, चीज़ें बनेगी, उसके लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में से हासिल होने वाली होगी। और अगर हम लोग फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में डीएनए के पास वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हुई पड़ी है। सारा मटेरियल जो भी हमारे पास है वो डीएनए के पास स्टोर है कि हम लोगों ने कैसा बनना है। फिर एक प्रोसेस होता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है और उस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मैसेंजर आरएनए बनता है। तो ये मैसेंजर आरएनए के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम के पास पहुँचता है और वहाँ ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन जो है बनाए जाते हैं, एंजाइम्स जो है बनाए जाते हैं और फिर एंजाइम्स हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कर रहे होंगे, चीज़ें बनाने का काम कर रहे होंगे। एंजाइम्स कैसे बनाए जाएंगे? अमाइनो एसिड्स लाए जाएंगे। अमाइनो एसिड ये आरएनए की सीक्वेंस के हिसाब से लाए जाएंगे। आरएनए जिस तरह का होगा उस हिसाब से अमाइनो एसिड लाए जाएंगे। फिर अमाइनो एसिड्स को जोड़ा जाएगा,
पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, और उस पॉलीपेप्टाइड चेन का फोल्ड हो जाना यानी कि मुड़ करके जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और फिर प्रोटीन मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। अगर वो प्रोटीन एंजाइम बना हुआ है तो वो रिएक्शंस को तेज़ करने का काम करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हमारे अंदर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स कंट्रोल होते हैं, तो एंजाइम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, और एंजाइम्स को अगर ज़रूरत होती है कि कोई चीज़ बनानी है तो वो बनाएंगे, वरना फिर वो रुक जाते हैं। और इसी तरह से हार्मोन्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी के मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी नहीं चाहती कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में हद से ज़्यादा हो जाए ब्लड के अंदर, तो उसे भी कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल के पास पहुंचते हैं, और जब वो मॉलिक्यूल सेल के पास पहुंचते हैं तो सेल फिर कुछ चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह से हमारे जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए के टुकड़े हैं जो चीज़ें बनाएंगे, वो भी हर वक्त एक्टिवेट नहीं होते, वो भी टर्न ऑन या टर्न ऑफ होते हैं जब जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी। फीडबैक मैकेनिज्म भी हमारी बॉडी में हो रहा होता है, जो हमारी बॉडी में मेंटेनेंस लाए हुए होता है, हमारी बॉडी को सेम रखने का काम कर रहा होता है। मेटाबॉलिक रेगुलेशंस भी हो रहे होते हैं, एंजाइम्स के ज़रिए से भी हो सकती हैं, जिनमें केमिकल्स को कंट्रोल किया जाएगा कि वो कितने बनने चाहिए और कितने नहीं बनने चाहिए। तो ये तमाम ज़रिए हमारे मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब से दोबारा बुक की लाइन्स कि बायोकेमिस्ट्री सिर्फ हमें ये नहीं बताती कि हमारी ज़िंदगी कैसे काम करती है, पर वो हमें एबनॉर्मल प्रोसेसेस के बारे में बताती है, ऐसे एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स जो कि फिर बीमारी का सबब हो सकते हैं। और फिर जब हमें बायोकेमिस्ट्री की बेहतर नॉलेज होगी, हमें पता होगा कि एबनॉर्मल प्रोसेस किस वजह से हुआ है, तो फिर मेडिसिन्स की डेवलपमेंट भी हुई है, और मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ जो है वो भी डेवलप हुई है जो इन तमाम एबनॉर्मलिटीज़ को इल्यूसिडेट करती है। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इल्यूसिडेट होती है, रिमूव होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल और एबनॉर्मल बायोकेमिकल प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है कि अगर एक नॉर्मल प्रोसेस होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो हेल्थ है, हमारा जो मेंटेनेंस है, वो तमाम चीज़ें बनती रहेंगी। हमारा एक एंजाइम है वो ठीक से काम कर रहा है, प्रोडक्ट बनाता रहा है, और इस तरह से बॉडी जो है ठीक मौजूद है। लेकिन अगर एंजाइम्स में खराबी आ चुकी हो, एबनॉर्मल प्रोसेस हो रहा हो, ठीक से जो चीज़ें बननी है वो नहीं बन रही, तो इससे बीमारियां हो सकती हैं, ख़राब प्रोडक्ट बन सकते हैं, और एक पूरा सेल जो है फिर वो ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। अब ग्लूकोज का बढ़ जाना दो चीज़ों की वजह से हो सकता है, या तो इंसुलिन ना मौजूद हो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इंसुलिन वाले सेल्स, बीटा सेल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हों WBC के अटैक की वजह से। इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहेंगे, जब हमारे WBC हमारे बीटा सेल्स को नुकसान पहुँचाएंगे। यहाँ पे दूसरी चीज़ हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इंसुलिन तो हमारी बॉडी में मौजूद है, लेकिन वो अब असर नहीं कर रही। असर वो क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इंसुलिन के आने से लिवर जो था वो ग्लूकोज को स्टोर कर रहा था, लेकिन अब ग्लूकोज जो है वो लिवर में स्टोर नहीं हो रहा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ सकता है, और इस कंडीशन को डायबिटीज़ कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ का हमें पता होगा तो फिर हम उनके हवाले से इलाज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई कि हेमोग्लोबिन का एबनॉर्मल हो जाना, हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का ख़राब बन जाना। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दरअसल डीएनए में आने वाली तब्दीली की वजह से ख़राब हो जाता है। अगर डीएनए ख़राब हो चुका है तो हेमोग्लोबिन भी ठीक से नहीं बनेगा। वो जीन जो हेमोग्लोबिन को बनाने वाला है, अगर उसमें तब्दीली आई है तो फिर हेमोग्लोबिन ठीक से जब नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की भी कमी होगी, और रेड ब्लड सेल की कमी को अनीमिया कहा जाता है। ये जो हमारे सेल्स होंगे वो सिकल शेप के बन जाते हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होता है, और रेड ब्लड सेल हेमोग्लोबिन की वजह से ये राउंड शेप के होते हैं। रेड ब्लड सेल में और कोई चीज़ नहीं होती, दूसरे ऑर्गेनेल भी नहीं होते, इनमें हेमोग्लोबिन होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करते हैं। लेकिन अगर हेमोग्लोबिन नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल मर भी सकते हैं, और इस वजह से भी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो सकती है, उसे अनेमिया कहा जाता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सेल तो सिकल के वजह से हो जाएंगे, इस शेप को सिकल कहा जाता है, और अनीमिया वाली कंडीशन है, यानी कि फिर सेल्स मरना भी शुरू हो जाएंगे। अगर डीएनए में और ख़राबी आती गई और रिपेयर भी चीज़ें नहीं होती गई, वरना डीएनए ख़राब होता है तो रिपेयर भी हो जाता है, लेकिन अगर डीएनए रिपेयर भी नहीं होता है तो फिर ये कैंसर वाली कंडीशन भी हो सकती है। कैंसर ख़राब सेल्स की वजह से हो रही होती है। अगर प्रोटीन ठीक से फोल्ड नहीं हुआ, प्रोटीन को 3D स्ट्रक्चर में फोल्ड होना है।
अमाइनो एसिड्स की कतारों को प्रॉपर फोल्ड होना है, लेकिन अगर वो फोल्ड नहीं हुआ और एक जगह पर जमा हो गया, एग्रीगेशन हो गया, तो इस तरह से एक दिमाग की बीमारी अल्जाइमर जो है वो भी हो सकती है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा तो एनर्जी नहीं बनेगी, और एनर्जी नहीं बन रही तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है मेडिसिन के हवाले से। तो हम लोगों ने मेडिसिन किस तरह से बनाई, जब हमें एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स के बारे में मालूम पड़ा तो फिर देखा गया कि कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि बेहतर तौर पर काम कर सकती है। तो इस तरह से ड्रग डिस्कवरी भी हुई और ड्रग्स का फिर इस्तेमाल भी किया गया उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। तो ड्रग डिस्कवरी, टारगेटेड थेरापी जो सिर्फ उस मैकेनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल हो, पर्सनलाइज मेडिसिन, और फिर मामला ये रहा कि मेडिसिन की मदद से ही एक पेशेंट की लाइफ जो है वो इम्प्रूव भी होती गई। तो मेडिसिन में वो केमिकल्स होते हैं जो कि उन एबनॉर्मलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंसुलिन नहीं बना हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी है, तो इंसुलिन ही ऐड किया जाएगा ताकि वो प्रॉब्लम ही ठीक हो सके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ जो कि बायोकेमिस्ट्री के ऊपर बनाई गई हैं। बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए से हमें पता चला कि हमें कौन से इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए, कौन से टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम लोग बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ को देख सकें। जैसे कि अगर डीएनए में कोई खराबी हो चुकी है तो जेनेटिक टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग के ज़रिए से डीएनए में मौजूद मामला को हम लोग देख सकते हैं। प्रोटियोमिक्स एनालिसिस के ज़रिए से हम हमारी बॉडी में तमाम प्रोटीन्स को जान सकते हैं, प्रोटीन कितने मौजूद है, कौन से मौजूद है। और उसके अलावा अगर हम जिक्र करेंगे मेटाबॉलोमिक प्रोफाइलिंग के ज़रिए से हम लोग हमारी बॉडी में मौजूद मेटाबॉलिक रिएक्शंस को देख सकते हैं। ड्रग्स वगैरह का असर किस तरह से मेटाबॉलिज्म पे हो रहा है, तो वो चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। तो मुख्तलिफ तरीके आज हमारे पास मौजूद है बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए से, जिनमें से हम लोग एबनॉर्मलिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। मज़ीद लिखा हुआ है कि आज के दौर के अंदर हेल्थ में इसका काम किस तरह से हो सकता है। अगर हम बायोकेमिस्ट्री को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो हमें डिजीज़ के बारे में बेहतर समझ हासिल होगी। हम नए नए तरीके इस्तेमाल करेंगे बीमारी को ठीक करने के लिए, उस तरह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव होगी। मज़ीद लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री ने हमें इम्पोर्टेंट सवालात जो हैं उनके भी जवाब दिए हैं, जैसे कि सेल्स कैसे एक दूसरे के साथ रब्ता करते हैं और फिर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाते हैं। असल में सेल के पास कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो उनके सरफेस में मौजूद होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके ज़रिए से सेल एक दूसरे सेल से रब्ता करता है और उन मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से सेल्स आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके वो टिश्यूज़ और फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे एक सेल की ग्रोथ कंट्रोल की जाती है, तो सेल की ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फिर उन रिएक्शंस को एक्टिवेट कर देंगे जो कि हमारी सेल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। एक और सवाल कि कैंसर की वजूहात क्या हैं, तो डीएनए में खराबी आ जाना वो किसी भी वजह से आ सकती है। वो स्मोकिंग की वजह से आ सकती है, वो रेडिएशन का ज़्यादा सामना करने की वजह से आ सकती है। तो डीएनए में खराबी आ जाना ये कैंसर को डेवलप करेगी। अब लास्ट सवाल ये लिखा हुआ है कि हाउ डज़ मेमोरी वर्क। ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री ने ही समझाया कि न्यूरॉन के आखिरी हिस्से में से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स दूसरे न्यूरॉन के पास पहुंचते हैं, तो इस तरह से एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए से ही हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। जितना न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा न्यूरॉन्स के दरमियान में, उतना ही ज़्यादा हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब यही बात लिखी हुई है कि अगर बायोकेमिकल चेंजेस हमें साइनस पर देखने को मिलते हैं, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर मिसाल के तौर पर कम आ रहे हैं या वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स कम आ रहे होंगे तो कनेक्शंस वीकर होंगे न्यूरॉन्स के दरमियान में, और इस तरह से हमारी मेमोरी, हमारी लर्निंग जो है वो कम हो सकती है। और अगर वो हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर इस तरह से हमारी मेमोरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ केमिकल्स होते हैं, उनमें एक मशहूर नाम होता है एसिटाइल कोलाइन का, जो कि हमारी लर्निंग और हमारी मेमोरी को जो है कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम लोग केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो वो ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ है। अगर एक ऑर्गन होता है तो वो मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज़ का बना होता है, तो टिश्यूज़ ऑर्गन्स को बना रहे होते हैं। फिर जो टिश्यू होता है वो मुख्तलिफ तरह के सेल्स का बना हुआ होता है, और इसी तरह से जो सेल्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के मालिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, और वो जो मालिक्यूल्स होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के एटम्स के बने हुए हो सकते हैं।
हमारे पास 6 अहम मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है। उनमें से 3 जो है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर हम सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एटम का जिक्र करते हैं तो वो ऑक्सीजन होता है, जो हमारे सेल में 65% मौजूद होता है। दूसरे नंबर पे कार्बन होता है जो 18% मौजूद होता है, और तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन होता है जो कि 10% मौजूद होता है। तो यही 3 एटम आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले हैं बाकी बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर भी। मॉलिक्यूल्स के बारे में यही बात लिखी हुई कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकली बॉन्डेड एटम्स होते हैं, यानी कि एक एटम का दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड हुआ तो इस तरह से मॉलिक्यूल बना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कह सकते हैं कि वो बेसिकली केमिकल्स के ही बने हुए हैं। फिर वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जैसे कि हम जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स टिश्यूज और सेल्स के बने हैं और सेल्स मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। तो अगर हम लोग केमिस्ट्री को समझेंगे, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद केमिस्ट्री को, बायोकेमिस्ट्री को, तो हम हमारी लाइफ को अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे कि हमने जिक्र किया कि हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स मौजूद हैं, तो सेल थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट को भी ये चीज़ सपोर्ट कर रही है। असल में सेल थ्योरी के जो शुरुआती पोस्टुलेट्स थे वो तो ये थे कि तमाम जानदार एक से ज़्यादा सेल्स के बने हैं। सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है जानदारों का, और जानदार जितने भी हैं वो सेल्स के टूटने से बनते हैं। ये तो पुराने थे, लेकिन अब कुछ हमारे पास नए सेल थ्योरी के भी पॉइंट्स दाखिल किए गए हैं, जैसे कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल को स्टोर कर रहा होता है। और उसके अलावा एक पॉइंट ये भी है यहाँ पर कि सेल की जो काम है, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल में जो केमिकल्स होंगे उस हिसाब से उसका काम और उसका स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर हुआ ख़त्म। अब हम चलते हैं रिवीजन की तरफ और डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ को। ये वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा खास होने वाली, बहुत मेहनत की है इन वीडियोस को आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, और उसके अलावा कमेंट्स में भी आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर आप लिखिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी प्रोवाइड किया जाए। अब यहाँ पर मैंने कुछ एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं और उनके आंसर्स आप कमेंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा आप गूगल से फिर वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। सबसे पहले लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की ब्रांच है और वो कौन सी चीज़ों को स्टडी कर रही होती है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं: केमिकल सब्सटेंसेस और रिएक्शन जानदार में होने वाले, जानदारों का फिजिकल स्ट्रक्चर, जानदारों की क्लासिफिकेशन या जानदारों का बिहेवियर। बहुत ही आसान सा सवाल है जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। दूसरा सवाल कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये भी बहुत आसान सवाल जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। अब 4 मॉलिक्यूल्स का नाम है: डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या वाइटामिन्स। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है वो आप कमेंट्स में लिखिएगा। फिर सेकंड पोस्टुलेट सेल थ्योरी का कौन सा है। तमाम जानदार जो है मल्टी सेलुलर सेल्स खुद ब खुद अराइज हो जाते हैं, या सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, या न्यूक्लियस जो है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है। फिर लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री हमें कौन सी चीज़ें समझने में हेल्प कर रही है: काजेस ऑफ डिजीज, सेल ग्रोथ कंट्रोल, मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, या ऑल ऑफ दीज। और लास्ट के अंदर जो एमसीक्यूज दिया हुआ है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन सी चीज़ों के बने हुए हैं: वाटर ओनली, मिनरल्स ओनली, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओनली, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जो आपको सही लग रहा है वो आप कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल की होगी, लेकिन एनसीईआरटी के टॉपिक कुछ साथ में इंक्लूड करते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो भी बनाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।